हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है कंपनी अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली दो पार्ट आ जाते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट और एक होता है थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में काफी कुछ है और द पॉइंट इज कि अब अगर एमसीक्यूज आएंगे तो थ्योरी पार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फॉर टाइमिंग अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए पहले प्रैक्टिकल समझना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे अकाउंटिंग होगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर का नाम है, इशू ऑफ शेयर्स। सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक पॉइंट कि कंपनीज जो होती हैं वो करती हैं शेयर्स इशू। अब पहली बात, शेयर होता क्या है। शेयर जो होता है बेसिकली कंपनी की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक सिंगल पार्ट को हम शेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के टोटल शेयर्स 10 हैं और आपके पास कंपनी का एक शेयर है, तो टेक्निकली आप कंपनी के 10% के मालिक हो। 10% कैसे निकाला? एक शेयर है आपके पास, टोटल शेयर्स 10 है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आएगा 10%। अगर आपके पास दो शेयर्स हैं तो टेक्निकली आप 20% कंपनी के मालिक हो और 20% प्रॉफिट पे आपका राइट है, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 हैं। ध्यान रखना ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मतलब एक नंबर है, एक शेयर दो शेयर, ये वैल्यू नहीं है। एक शेयर अगर मान लो 100 रुपए का है तो आपने एक शेयर के हिसाब से 100 रुपए कंपनी को पे किए होंगे। अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं तो एक शेयर 100 रुपए का है तो आपने कंपनी को 500 रुपए पे किए होंगे। ये आपकी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है। तो कंपनी की कैपिटल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक सिंगल पार्ट को हम शेयर कहते हैं। शेयर्स नॉर्मली नंबर में हम डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स। रुपीज में भी होता है लेकिन वो अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपए के टोटल शेयर्स थे जो एक पर्सन के पास है, जिसके पास एक शेयर है। एक पर्सन जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसका टोटल कैपिटल 500 रुपीज है, शेयर्स नहीं है। तो कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं। और कौन सी कंपनी शेयर इशू करती है? टेक्निकली प्राइवेट पब्लिक दोनों कंपनियां शेयर्स इशू कर सकती हैं। बट अगर हम बात करें पब्लिक ऑफरिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी कर सकती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज आपस में प्राइवेटली शेयर्स ट्रेड कर सकती हैं, किसी बाहर वाले पर्सन को बुला सकती हैं, लेकिन पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, तो इस टाइप के लोगों को प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। लेकिन अगर पब्लिक को ऑफर करना हो तो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्राइवेट ऑफरिंग दोनों कंपनियां कर सकती हैं, एक पब्लिक कंपनी भी कर सकती है और एक प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनीज इशू करती हैं शेयर्स, और पब्लिक को कौन सी इशू करती है? पब्लिक कंपनी इशू करती है। आगे चलते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है शेयर्स इशू करने का? तो कंपनी जब भी पब्लिक को शेयर्स फर्स्ट टाइम जब ऑफर कर रही होती है, मतलब लाइफ में पहली बार ऑफर कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और फर्स्ट टाइम अगर किसी कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को इशू कर दिए हो और वो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम इशू कर रही हो, तो उसको बोलते हैं एफपीओ। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग। तो हम अभी फिलहाल फॉर टाइमिंग आईपीओ की बात कर रहे हैं। तो कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही होती हैं तो सबसे पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। अगर 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के मिशंस, कंपनी के विजन्स, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है। इसके अलावा कंपनी ने पिछले कई सालों में क्या क्या काम किए हैं वो वहां मेंशन होता है, और कंपनी आगे क्या करने वाली है ये भी वहां पे मेंशन होता है। इसके एंड में एक एप्लीकेशन लेटर होता है। एप्लीकेशन लेटर के पहले कंपनी ने लिखा होता है कि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो अब हम पब्लिक को या आप लोगों को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं।
तो वी आर विलिंग टू गिव यू 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स कंपनी रेडी है पब्लिक को ऑफर कर रही है, और पर शेयर वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे 10 ले लेते हैं ताकि थोड़ा अमाउंट सही रहे। तो कंपनी इज ऑफरिंग 20,000 शेयर्स एट ₹10 पर शेयर। अब अगर एक पर्सन है एक्स, वो 500 शेयर्स खरीदने को रेडी है, तो टेक्निकली उसको कंपनी को टोटल अमाउंट कितना पे करना है? 5,000 रुपए, क्योंकि 500 शेयर्स उसने मांगे और 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल अमाउंट वो 5,000 पब्लिक कंपनी को देगा। अब कंपनी वो लमसम में मांगती है या इंस्टॉलमेंट में मांगती है, वो कंपनी की मर्जी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इन्वेस्टर है वाई, उसने 2,000 शेयर्स कंपनी से मांगे और मान लो कंपनी ने दे भी दिए उसको, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपिटल जो वो कंपनी को पे करेगा, जो मैक्सिमम लाइबिलिटी वाई की होगी, वो 10 रुपए तक की होगी, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है। तो ये अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपए। तो अगर कंपनी लमसम में पैसे मांग रही है तो फिर तो वाई को 20,000 रुपए पे करने हैं, और अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है तो इंस्टॉलमेंट्स का टोटल अमाउंट जो या टोटल सम होगा वो 20,000 के इक्वल होना चाहिए। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद कंपनी ने पब्लिक को 1 महीने का टाइम दिया कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इस प्रोस्पेक्टस को खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन लेटर को फिल कर सकते हो। अब एप्लीकेशन लेटर में क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, नाम वगैरह और कुछ बेसिक डिटेल्स, और फिर एक कॉलम होता है कि आपको कितने शेयर्स परचेज करने हैं। आई एम विलिंग टू बाई डैश नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है? कंपनी सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर इशू कर सकती है। कंपनी ने पब्लिक को 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने का टाइम है आपके पास, आप सोच लो आपको जितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं, आप वहां पे ब्लैंक कॉलम में लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो सारे लोग ही भर देंगे कि हाँ भाई हमने भर दिया, और कंपनी अगर हमसे पैसे मांगेगी तो अगर हमारा मन होगा बाद में खरीदने का तो हम पैसे पे कर देंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। बट यहाँ पे कैच है, जैसे ही कंपनी एप्लीकेशन लेटर फिल करवा रही है, उसमें एक लिखा भी, एप्लीकेशन लेटर के अंदर लिखा होगा कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप परचेज करने को रेडी हो, और अभी इनिशियली जब आप एप्लीकेशन लेटर फिल कर रहे हो तो टोटल तो आपको 10 रुपए मेरे को पर शेयर देना है, लेकिन इनिशियली आप उनको 2 रुपए दे दो। कंपनी मांग रही है पब्लिक से कि अगर आप विलिंग टू परचेज हो हमारी कंपनी के शेयर्स, तो ब्लैंक कॉलम में नंबर ऑफ शेयर डाल दो, और जितने भी शेयर्स आपको परचेज करने हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डाउन पेमेंट कह सकते हैं इसको, ₹2 पर शेयर आपको पे करना है। तो एक्स का एग्जांपल लेते हैं। एक्स ने कितने शेयर्स मांगे थे? 500 शेयर्स। तो इनिशियली एक्स जो है कितना पे कर रहा है? 1,000 रुपए पे कर रहा है, और एक्स की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है? 5,000। तो 5,000 में से उसने 1,000 अभी पे कर दिए, जो बाकी 4,000 है वो कंपनी बाद में मांग लेगी। इससे तो क्या होगा कि जो फालतू के लोग जो एप्लीकेशन लेटर फिल कर देते हैं कि हाँ भाई अभी फिल कर देते हैं बाद में सोचेंगे, वो फिर इसे फिल नहीं करेंगे, जो कि पेमेंट करनी पड़ रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, फिर जो लोग एक्चुअल में कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए विलिंग होंगे, वही लोग इसको भरेंगे, क्योंकि वो फिर विलिंग टू पे भी होंगे, 2 रुपए पर शेयर रेडी हो जाएंगे पे करने के लिए। तो कंपनी ने एप्लीकेशन लेटर इशू किया और 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने में मान लो 50 लाख लोगों ने एप्लीकेशन लेटर्स फिल किए। चलो 50 लाख तो खैर ज्यादा हो गया, क्योंकि फिर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कम है, तो 50,000 मान लेते हैं, 50K, 50,000 लोगों ने एप्लीकेशन लेटर फिल किया। किसी ने 2 शेयर फिल किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 100 किया, किसी ने 500 किया, किसी ने 200 किया, किसी ने 1,000 कर दिया, किसी ने 2,000 भी कर दिया। तो इंडिया के अंदर 131 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो जितने लोग चाहते हैं वो उतना लोग एप्लीकेशन लेटर फिल कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार 20,000 हो गया तो हम रुक जाएंगे, नहीं। 1 महीने का टाइम दिया है, तो 1 महीने तक हम एप्लीकेशन या एज ए कंपनी एप्लीकेशन लेटर्स आने का वेट करेगी। अब इन टोटल एप्लीकेशन का सम, ऑब्वियसली बात है, बहुत रेयर चांस है कि जो लोगों ने शेयर्स मांगे हैं उसका सम एग्जैक्टली इस नंबर ऑफ शेयर्स के इक्वल आए, कि हम पब्लिक को 20,000 शेयर्स देने को विलिंग है और पब्लिक भी एग्जैक्टली 20,000 शेयर्स हमसे मांग रही है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैच नहीं करते, नंबर्स काउंट नहीं हो रहे हैं उसमें। तो पब्लिक ने एप्लीकेशन लेटर्स फिल किए। पब्लिक की मर्जी है, लोगों की मर्जी है, कितना मर्जी है फिल करना चाहिए, लेकिन जितना भी फिल करोगे आपको 2 रुपए पर शेयर तो इनिशियली पे करना पड़ेगा पर शेयर के हिसाब से। अब वो आप चेक के थ्रू भेजते हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजते हो, या फिर आप NIFT वगैरह या फिर UPI से पेमेंट करते हो, वो ऑप्शन अभी अवेलेबल होते हैं पब्लिक के पास।
तो पब्लिक ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स मांगे, बहुत सारे लोगों ने 50,000 लोगों ने एप्लीकेशन फिल करी और लोगों ने 35,000 शेयर्स मांग लिए हमसे। ठीक है, तो ये था कि हम पब्लिक को दे कितना सकते हैं, ये हमारा इशू है बेसिकली। ठीक है, या इतने नंबर ऑफ शेयर्स हम पब्लिक को अलॉट कर सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं, और पब्लिक ने अप्लाई कितने किए, अप्लाइड 35,000 शेयर्स। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है या जो हमारा इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, मतलब लोगों ने ज्यादा शेयर्स मांग लिए हैं हमसे। ओवर सब्सक्रिप्शन या हमारा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है, अगर कंपनी नोन कंपनी है या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो नोन है लोगों को, अगर कंपनी का सीईओ मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, या कोई ऐसा बंदा है जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो मोस्टली जो केसेस होते हैं वहां पे ओवर सब्सक्राइब होता है हमेशा। अगर मैनेजमेंट नोन नहीं है, कंपनी नई नई आई है, तो हो सकता है कि वो अंडर सब्सक्राइब भी हो जाए। अंडर सब्सक्राइब कैसे, कि हमने पब्लिक को 20,000 शेयर्स प्रॉमिस कर रखे हैं कि हम 20,000 शेयर्स आपको देंगे, पब्लिक ने मांगे 12,000 शेयर्स बस, बाकी 8,000 किसी ने मांगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्राइब है हमारा इशू। तो इशू हमारा अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है, फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सकता है, दो उसके होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, और ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है। बट 12th क्लास है तो अभी क्वेश्चन जितने भी आएंगे मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन इनिशियली हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि जितने शेयर्स हमने पब्लिक को दिए, हम रेडी थे इशू करने के लिए, उतने ही एग्जैक्टली शेयर्स पब्लिक ने मांगे हमसे। इससे क्या होगा, एटलीस्ट इनिशियल अकाउंटिंग हमारी इजी होगी, बाद में फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे उसको हम। ठीक है, तो शेयर्स इशू करने की फर्स्ट स्टेज है हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हमने कितने रुपए मांग लिए, 2 रुपए मांग लिए। टोटल शेयर 10 रुपए का था, तो मैक्सिमम पर शेयर हम 10 रुपए ही रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 1 महीने का टाइम खत्म हो गया, हमने पब्लिक को 20,000 शेयर्स देने का वादा किया था, और अगेन अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक ने एग्जैक्टली उतने शेयर्स मांग लिए हमसे। तो हम क्या करेंगे, उनको हैप्पीली शेयर्स अलॉट कर देंगे, क्योंकि हमने ये मतलब अज्यूम नहीं किया था कि फुली सब्सक्राइब हो जाएगा, बट हो गया। तो 20,000 शेयर्स हमने पब्लिक को देने का वादा किया था, 20,000 शेयर्स पब्लिक ने हमसे मांग लिए। सेकंड स्टेज हमारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का मतलब क्या है, कि इनिशियली हमको नहीं पता था कि कितने लोग शेयर्स मांगेंगे, तो हम वेट कर रहे थे कि एक बार एप्लीकेशन लेटर आ जाए, उसके बाद हम लोगों को शेयर्स अलॉट करेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन लेटर फिल कर दिया है, ये गारंटी नहीं होता है कि आपको शेयर्स मिल ही जाएंगे। अगर हमारा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो कई बार शेयर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, आपको नहीं मिलते हैं शेयर्स। तो फिर अगेन फिर यहाँ पे फिर लक की बात आ जाती है कई बार। तो अगेन यहाँ तो हम नॉर्मली अज्यूम कर रहे हैं कि जितने शेयर्स पब्लिक को हमने दिए थे, पब्लिक ने एग्जैक्टली उतने मांग लिए हमसे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या होता है, हम पब्लिक को एक लेटर लिखते हैं, जिन जिन लोगों ने हमसे शेयर्स मांगे होते हैं, कि कंग्रेचुलेशन, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। आपने जितने शेयर्स मांगे थे वहां पे मेंशन होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को अलग से लेटर जाता है, कि आपने हमसे 500 शेयर्स मांगे थे, हम आपको 500 शेयर्स, वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि आपको 500 शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं। अब जब आपको हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो आपको हमको 3 रुपए पर शेयर पे करना है, जितने भी आपने शेयर्स हमसे मांगे थे। तो ऊपर हमने एक्स का एग्जांपल लिया था, एक्स ने 500 शेयर्स मांगे थे, और उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी 5,000 रुपए थी, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है, तो मैक्सिमम लाइबिलिटी उनकी 5,000 की बनती है। ठीक है, तो उसमें एप्लीकेशन लेटर पे एप्लीकेशन फिल करते टाइम 2 रुपए पे कर दिए थे, मतलब 8 रुपए उसको और पे करने हैं। कंपनी ने अलॉटमेंट पे कितने मांग लिए उससे, 3 रुपए मांग लिए। तो अब वो 500 शेयर्स पे 3 रुपए और पे कर देगा, तो कितने पे कर दिए, 1,500 पे कर दिए। तो टोटल उसने अभी तक 2,500 पे कर दिए हैं, और मैक्सिमम वो कितना पे करेगा, 5,000 पे करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं पे करेगा कंपनी को। तो जब कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स अलॉट किए, तो अलॉटमेंट करते साथ उन्होंने और पैसे मांग लिए, 3 रुपए मांग लिए। फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन लेटर्स फिल करती है पब्लिक। सेकंड स्टेप अलॉटमेंट, जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स अलॉट करती है। उसके बाद हमने अभी बोला कि कंपनी जो है वो लमसम में भी पैसा रिसीव कर सकती है या इंस्टॉलमेंट्स में भी मांग सकती है। लमसम का बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसमें सिंगल एंट्री होती है, रहता 2 एंट्रीज होती हैं, और उसमें खत्म हो जाता है। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है अगर हम इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं तो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन,
सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, इसको एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी भी कह सकते हैं। सेकंड स्टेप हो गया, हमने पब्लिक को लेटर लिखा, अलॉटमेंट लेटर, कि आपको शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, और उसके बाद हमने उनसे 3 रुपए पर शेयर मांगा, और अगेन उनको रीजनेबल टाइम दिया। हर एक स्टेप पे आके हमको रीजनेबल टाइम देना होता है, क्योंकि अगर हम टाइम नहीं देंगे तो दिक्कत ये होती है कि अगर कोई मान लो आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है, आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, या किसी के पास अभी इनिशियली इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, या तो खैर छोटा सा अमाउंट आ रहा है 1500 रुपए, बट नॉर्मली अमाउंट कई बार बड़े भी हो जाते हैं, तो किसी के पास अमाउंट अभी नहीं है, उसको इकट्ठा करने के लिए, पैसे अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए, तो एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है। यहाँ पे अज्यूम करते हैं 1 महीने, जैसे 15 दिन 20 दिन, 1 महीने का नॉर्मल टाइम दे देते हैं। तो 1 महीने का ऑर्डर, एप्लीकेशन पे भी देखा होगा कि हमने 1 महीने का टाइम यहाँ पे अज्यूम किया था कि लोगों को सोचने का टाइम देती है कंपनी। तो 1 महीने का टाइम दिया यहाँ पे, 500 शेयर्स पे, जितने भी शेयर्स आपको कंपनी अलॉट कर रही है, आपको 3 रुपए पर शेयर कंपनी को पे करना है। तो सेकंड स्टेप हमारा हो गया, या सेकंड स्टेज हमारी हो गई अलॉटमेंट मनी। उसके बाद आती है कॉल मनीज या कॉल्स। कॉल्स के नाम कैसे होते हैं? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। कंपनी की मर्जी है कि कितने नंबर ऑफ कॉल्स में उसको पैसे मांगने हैं पब्लिक से। बात करें क्वेश्चंस की, तो अभी जब हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या बुक्स में जो क्वेश्चन गिवन है, मैक्स टू मैक्स सेकंड कॉल तक जाते हैं। तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। मान लो फर्स्ट कॉल पे उन्होंने फिर 4 रुपए मांग लिए पर शेयर, तो 4 5 6 7 8 9, सेकंड कॉल पे कितने मांगेंगे? वो 1 रुपया मांगेंगे। तो इन सबका सम कितना हो गया? 10 रुपए के इक्वल हो गया। और होना भी 10 रुपए के इक्वल चाहिए, क्योंकि पर शेयर हम मैक्सिमम अमाउंट 10 ही मांग सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं मांग सकते। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो फिक्स्ड है, ये तो हर क्वेश्चन में होंगी ही होंगी। उसके बाद की कॉल्स डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हो सकता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे कंपनी खत्म कर दे, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल तक कंपनी जाए, या सेकंड कॉल तक रुक जाए। इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का नाम तो फिक्स रहेगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल की जगह वो फाइनल कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट कॉल है तो सेकंड कॉल बोलने की जगह फाइनल कॉल बोल देते हैं उसको। अगर फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल रखनी है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक सिंगल नाम दे सकते हैं उसको। तो जो भी क्वेश्चन में नाम गिवन है, प्रेफर करो कि वही एग्जैक्ट नाम यूज करना है। अगर क्वेश्चन में फाइनल कॉल लिखा हुआ है सेकंड कॉल को, तो सेकंड कॉल यूज करने से बचना चाहिए हमको अभी यहाँ पे। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो होगा, उसके आगे कितनी कॉल्स होंगी वो डिपेंड करता है कंपनी पे, और कंपनी पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए मतलब क्या है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, हम 3 कॉल एज्यूम कर लेते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम रख लेते हैं उसका। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अभी फिलहाल 2 कॉल लेते हैं, आगे फिर थर्ड कॉल लेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इन पॉइंट्स की जर्नल एंट्रीज। हमने बोला कि पहले कंपनी पैसा मांगती है, अलॉटमेंट पे हमने बोला कि कंपनी ने पैसे मांगे, मतलब उसे हम बोलते हैं ड्यू, कि हमने पब्लिक को या अपने शेयर होल्डर्स को इंटीमेट कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि आपको पास जितने भी शेयर्स हैं, आपको पर शेयर 3 रुपए अलॉटमेंट पे करने हैं। ये हो गया ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया, अब उनके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर हर एक शेयर होल्डर को पेमेंट कर देनी चाहिए। ड्यू का मतलब है हमने पैसे उनसे मांग लिए हैं, और फिर जब 1 महीने बाद पैसे रिसीव हो जाएंगे तो हम एंट्री पास करते हैं रिसीव की। मतलब ड्यू का मतलब क्या है कि 3 रुपए हमने शेयर होल्डर से मांग लिए। रिसीव का मतलब क्या है कि 1 महीने बाद 3 रुपए हमको पर शेयर रिसीव हो गए। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितनी भी कॉल्स क्वेश्चन में होंगे, हर एक कॉल पे, हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे हम एटलीस्ट 2 एंट्रीज पास करेंगे, ड्यू की, रिसीव की। तो एप्लीकेशन पे ड्यू रिसीव, अलॉटमेंट पे ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल पे ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल पे ड्यू रिसीव। ऑलराइट, अब सीक्वेंस क्या रहेगा? नॉर्मल सीक्वेंस क्या होगा कि पहले हम पैसे मांगेंगे, उसके बाद हमें पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, फेयर इनफ। अलॉटमेंट पे पहले हम जो एंट्री पास करेंगे वो हम एंट्री पास करेंगे ड्यू की, उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे रिसीव की। फर्स्ट कॉल पे भी सेम करेंगे, पहले हम ड्यू की एंट्री पास करेंगे, फिर हम रिसीव की एंट्री पास करेंगे। बट
एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं करते हैं हम। एप्लीकेशन पे हम पहले रिसीव की एंट्री पास करते हैं, उसके बाद ड्यू की एंट्री पास करते हैं। इसका रीजन क्या है? जब हम पब्लिक को एप्लीकेशन या प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, तब हमको नहीं पता कि कितने लोग हमसे शेयर्स मांगेंगे। हो सकता है जो हमारा इशू है वो फुली सब्सक्राइब हो, अंडर सब्सक्राइब हो या ओवर सब्सक्राइब हो, हमको नहीं पता है। तो एप्लीकेशन इशू करते टाइम पहले हम पैसे रिसीव कर लेते हैं कि पहले पैसे आ जाने दो, क्योंकि अगर पैसे नहीं मांगेंगे तो आलतू फालतू के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन लेटर फिल कर देंगे जो कि हमको नहीं चाहिए। तो पहले हम उनसे पर शेयर मिनिमम अमाउंट या डाउन पेमेंट मांग लेते हैं। अगर हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ, मतलब 20,000 शेयर हम पब्लिक को देने को रेडी थे, पब्लिक ने 35,000 शेयर मांग लिए, तो जो 15,000 एक्सेस शेयर जो उन्होंने मांगे हैं, उस पर जो उन्होंने ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन के पे किए हैं, ₹30,000, हमारे पास ये ऑप्शन है कि ये पैसे हम उनको रिफंड कर दें अगर ज्यादा आ गए तो। ठीक है। तो एप्लीकेशन पे हमको नहीं पता होता कि कितने लोग शेयर्स हमसे मांगेंगे, तो पहले हम पैसे रिसीव कर लेते हैं। अगर उतने जितने हम देने को रेडी थे उतने मांग लिए गए हैं तो ठीक है, अगर ओवर सब्सक्राइब है तो पैसे रिफंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एप्लीकेशन पे पहले रिसीव की एंट्री पास करते हैं, फिर हम शेयर्स ड्यू करते हैं, मतलब शेयर्स अलॉट करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था कि पहले लोग एप्लीकेशंस फिल करेंगे, उसके बाद हम शेयर्स अलॉट करते हैं। पहले ही अलॉट नहीं करते हैं कि किसी ने हमसे 5 शेयर्स मांगे और मांगते ही हमने उसको शेयर्स दे दिए, नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। एक्चुअल लाइफ में बिडिंग होती है और उसके बाद फिर लॉट चलते हैं वहां पे कि एक लॉट में 2,000 शेयर्स हैं, 3,000 शेयर्स हैं या 500 शेयर्स हैं, 1,000 शेयर्स हैं। आप अगर 10 लॉट परचेज कर रहे हो तो आपकी पॉसिबिलिटी हो सकता है ज्यादा हो कि आपको शेयर ज्यादा इजीली मिल जाए। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कोई सीन नहीं है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। कि मैंने क्या बोलते हैं, इशू स्टार्ट होती है, मैंने सीधा 500 शेयर्स मांग लिए और कंपनी ने 500 शेयर सुनते ही मेरे को शेयर्स इशू कर दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो ड्यू डेट दी है, 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के बाद ही शेयर्स अलॉट होते हैं। तो एप्लीकेशन पे पहले हम रिसीव की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि पहले हम पैसे रिसीव कर लेते हैं। एक्सेस रिसीव हो जाएगा तो वापस कर देंगे, और अगर कम रिसीव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अगर हमारे शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हैं तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हर एक स्टेज पे, चाहे वो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, सब पे पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ऐसे चलेगा हर जगह। अब अगर तुम लोगों को 11th क्लास याद हो, तो 11th क्लास में हमने जो फर्स्ट एंट्री हम पास करते थे कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसकी हम एंट्री पास करते थे, अगर याद हो तो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये था सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, इससे पहले जो सीरीज थी पार्टनरशिप की, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो दो चीजें लेके आता है, एक तो गुडविल लेके आता है और एक कैपिटल लेके आता है। तो उसमें कैपिटल की हमने क्या एंट्री पास करी थी पार्टनरशिप में? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों एंट्रीज में जो हमने ऊपर पास करी है ये वाली और जो हमने नीचे पास करी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस बिजनेस का फर्क है। एंट्री अभी भी वही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नाम चेंज हुआ है कैपिटल का, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, या अगर मान लो उसका नाम जेड है तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो एनपीओ है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कोई सा भी बिजनेस कंपनी है, सबकी एंट्री सेम पास होती है। थोड़े बहुत माइनर ट्विक्स, माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट यही होता है। तो इसमें कैसे चेंज आएगा ये देख लेते हैं एक बार। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये वाली एंट्री लेके चलते हैं। अब यहाँ पे कंपनी में हम एग्जैक्ट कैपिटल टर्म यूज नहीं करते, हम टर्म यूज करते हैं शेयर कैपिटल। जैसे कि पार्टनरशिप में एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, वैसे ही कंपनी में शेयर कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देते हैं इसको हम। अभी भी एंट्री तो वही है, बस नाम चेंज हुआ है शेयर कैपिटल का। और कंपनीज नॉर्मली कैश में डील नहीं करती हैं। कंपनीज अगर आपसे पैसे मांग रही हैं तो आपसे चेक के थ्रू मांगेंगी, बैंक के थ्रू मांगेंगी। मतलब कंपनी डायरेक्टली अपने बैंक में रिसीव करती हैं, तो कैश की जगह हम बैंक कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारी एंट्री थोड़ी सी चेंज हुई है, जो कि एंट्री हमारी बनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब हर एक स्टेज पे अगर हम लमसम में अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो हम तो ये सिंगल एंट्री पास करेंगे। लमसम का मतलब होता है कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ रिसीव कर लेना। बट सिंस यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे रिसीव करने हैं तो हर एक स्टेज पे एंट्री तो यही बनेगी, अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैं एक बार कोने में लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ताकि हम बाद में कंपेयर कर सकें उसको। और यहां से मैं डाल देता हूँ उसको मैं। ठीक है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन में पहले एंट्री रिसीव की एंट्री, दूसरी एंट्री ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू की एंट्री, दूसरी एंट्री रिसीव की एंट्री। जितनी भी रिसीव की एंट्रीज होंगी, चाहे वो एप्लीकेशन पे है, चाहे वो अलॉटमेंट पे है, चाहे वो किसी कॉल पे है, उस पे हमेशा बैंक अकाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि रिसीव तो हम बैंक में ही करेंगे ना। तो ड्यू वाली में बैंक कभी नहीं आएगा, रिसीव वाली में बैंक हमेशा आएगा। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री पास करते हैं। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रिसीव वाली एंट्री है, बैंक आना चाहिए, तो हमने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री हम पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन पे हमने दो एंट्री पास करी है, पहली एंट्री रिसीव की, दूसरी एंट्री ड्यू की। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ड्यू की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब टेक्निकली हमने यहाँ पे किया क्या है, ये जो एंट्री थी, इस एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अगर इस एंट्री को, इन एंट्रीज को हम ध्यान से देखें, जो दो एंट्री हमने पास करी है, शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है और शेयर एप्लीकेशन सेकंड एंट्री में डेबिट हो रहा है। और मोस्टली क्वेश्चंस में दोनों के अमाउंट सेम होंगे, तो टेक्निकली ये कट जाएगा। अगर हम इसको लेजर पोस्टिंग भी करेंगे तो कट जाएगा, जीरो अमाउंट बन जाएगा इसका अल्टीमेटली। तो अल्टीमेट इफेक्ट इन दो एंट्रीज का क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑलराइट, हर एक स्टेज पे सेम एंट्री पास होगी। इसी एंट्री को, ये जो एंट्री है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये वाला अगर ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं, सेकंड पार्ट ये वाला अगर रिसीव की एंट्री पास कर रहे हैं तो। और ये एंट्रीज हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे सेम रहेगी, बस नाम चेंज होता जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि जो हमारा स्टेप है वो एप्लीकेशन की स्टेज है। सेकंड स्टेज जब अलॉटमेंट की आएगी तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, एंट्री एग्जैक्टली सेम रहेगी यहाँ पे। तो अलॉटमेंट पे आते हैं, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री सेम होगी एप्लीकेशन की ड्यू एंट्री की तरह, बस ये वाला नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दो, दोनों ड्यू की एंट्री एग्जैक्टली सेम है, ये वाली और ये वाली एग्जैक्टली सेम है, बस ये एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ गया है यहाँ पे, और कोई फर्क नहीं है। रिसीव की एंट्री, अगेन रिसीव की एंट्री भी यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बट सिंस हमारा जो स्टेज है वो अलॉटमेंट की है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो थर्ड स्टेप हमारा आएगा, थर्ड स्टेज हमारी आएगी फर्स्ट कॉल की, मान लो, तो भी एंट्री सेम रहेंगी। फर्स्ट कॉल पे पहले हम एंट्री पास करेंगे ड्यू की, ड्यू की एंट्री ये होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री वो भी ऊपर वाली की तरह सेम होगी, बट शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
तो ये एंट्रीज हमारी बन गई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि एग्जांपल हमने ऊपर लिया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। यहाँ पे जो हमने अभी जो क्वेश्चन, जो अभी मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, वो तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनी है, उस कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर 10 रुपए का है। पेबल एज एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, और फाइनल कॉल पे 5 रुपए। ठीक है, 10 रुपए का इक्वल हो गया ये अमाउंट। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपए रिसीव कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन पे आते हैं। अभी टाइमिंग के लिए मैं रिसीव और ड्यू जो लिखा हुआ है वो मिटा दूंगा, और एग्जाम में भी प्रॉपर फॉर्मेट में एंट्रीज पास करनी है। ये आगे रिसीव ड्यू वगैरह कुछ नहीं लिखना है। फॉर्मेट कौन सा? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, क्योंकि ये चैप्टर पूरा या तो जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड है, या फिर ये बैलेंस शीट की फॉर्मेट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं, और एप्लीकेशन पे कितने मांगे जा रहे हैं? 2 रुपए पर शेयर मांगा जा रहा है। 2 रुपए पर शेयर। तो 20,000 इंटू 2, ये हो गया 40,000। तो एप्लीकेशन पे हमने 40,000 रुपीज रिसीव कर लिए, और इस क्वेश्चन में हमने ये एज्यूम किया है कि जितने शेयर्स हमने पब्लिक को दिए थे, जितने शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, एग्जैक्टली उतने शेयर्स पब्लिक ने हमसे मांग लिए हैं। तो फुली सब्सक्राइब्ड है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो जो पैसे हमने रिसीव किए वो एग्जैक्ट अमाउंट हम ड्यू कर लेंगे, 40,000 एंड 40,000। सेकंड एंट्री अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000 ही है। तो फर्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री, 20,000 शेयर्स पे हमने अलॉटमेंट मनी मांग ली। कितना अमाउंट हो गया? 60,000 और 60,000। और अगर कोई डिफॉल्टर होगा, कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसने पैसे नहीं दिए, पैसे देने से मना कर दिया, या कोई भी उसका रीजन रहा हो पैसे ना पे करने का, तो उसके अलग एंट्री हम पास करते हैं। तो यहाँ पे है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है कि हमने पब्लिक से पैसा मांग लिया है, तो ड्यू तो पूरे अमाउंट से करते हैं, लेकिन अगर कोई डिफॉल्टर निकलता है तो उसकी अकाउंटिंग हम रिसीव वाली एंट्री में करते हैं, कि उतने पैसे कम कर देते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कोई गिवन नहीं है, मतलब हमारे एग्जांपल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बेसिक है। तो जितने हम ड्यू करेंगे उतने ही एग्जैक्टली हम रिसीव भी कर लेंगे। 60,000 हमने पब्लिक से मांगे थे, और 60,000 हमें एग्जैक्टली रिसीव हो गया। और मोस्टली केस में होता ही है ऐसा कि जितने पैसे मांगे जाते हैं उतने रिसीव हो जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई ऐसा शेयर होल्डर आए हो जिसने पेमेंट डिफॉल्ट करी हो। फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल, जो भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, 5 रुपए है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री, 20,000 शेयर पब्लिक को हमने ऑफर किए हैं, और 5 रुपए का फर्स्ट कॉल का अमाउंट है। तो ये हो गया 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। और अगेन कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो एग्जैक्टली उतना अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे, 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। ठीक है, ये एंट्रीज एक बार सारे पॉज करके देखो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पहली बात, जितनी भी हमने एंट्रीज पास करी है, जो हमने बगल में अमाउंट दिखाया है, ये तुम लोगों के लिए दिखाया है मैंने। ना बगल में ड्यू रिसीव एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं लिखना, ना ही ये अमाउंट शो करने हैं, अनलेस क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि आगे चल के आएंगी, तो शो कर सकते हो। अदरवाइज इनको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा बाहर अमाउंट शो कर दो। ठीक है, शो कर दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि इतना भी हौश पौश मत कर देना कि समझ आने में दिक्कत आए। क्लीन रखोगे ज्यादा बेटर है। तो पहली बात, ये जो आइटम्स मैंने बगल में लिखी थी, ड्यू रिसीव और एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखी थी, वो सब नहीं लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट में, जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में ये एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, और नरेशंस भी लिखनी है। आगे आने वाली वीडियोस में नरेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एंट्री सामने है। नरेशंस बुक से भी मिल जाएंगी। नरेशन वैसे कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इजी है नरेशंस। तो ये एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को देखो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये था हमारा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का बेसिक्स, कि एंट्रीज की शुरुआत कहां से होती है। कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, और फिर ये सीक्वेंस चलता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और उसके बाद कॉल मनीज का। आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रीमियम वगैरह देखेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे, प्रो डाटा देखेंगे, तो वो सब भी आगे हम करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।